नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, हमने एक सीरीज स्टार्ट किया आपके रोजाना रात के 9 बजे से, जो कि आपके दो परीक्षाएं हैं आगामी। 24 सितंबर को सचिवालय रक्षक की है और 24 अक्टूबर को जो आपके क्लर्क के 746 एग्जाम आए थे उसके लिए है। तो लगभग आपके पास सचिवालय रक्षक में 1 माह है और क्लर्क 746 में आपके पास 2 माह है। और ये 2 माह ऐसे हैं जो आपके पिछले वर्षों की जितनी भी आपने तैयारी की है उसको आपके नौकरी में परिवर्तित कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से इन 2 माह का यूज करेंगे तो। ये 2 ही माह है जो आपको नौकरी दिला सकते हैं सरकारी। बाकी अगर रिवीजन सबसे बड़ी चीज़ है, मैं पहले से आपको बताता रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन अगर ना हो तो हम याद वाले क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, और जहाँ हमने याद वाले क्वेश्चन गलत किए वहाँ हम बहुत पीछे पिछड़ जाते हैं अन्य छात्रों के मुकाबले। तो ये 2 माह हैं, आपको बहुत अच्छे से इनका यूज करना है। जितना भी आपको एफर्ट लगाना है इन 2 ही माह में लगा देना है, अच्छे से पढ़ना है बढ़िया करके। और आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं, जब आप वहाँ पर अपने एग्जाम हॉल में जाओगे और आपने सारे टॉपिकों का पूरे सिलेबस का अगर रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है तो आप के जो गलत होने के चांसेस होंगे क्वेश्चन के वो बहुत ही कम रहेंगे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ रिवीजन कीजिएगा। ये आपका टेस्ट होता है रोजाना शाम के 9 बजे, जिसमें हम लगभग उत्तराखंड के 20 क्वेश्चन कराते हैं। साथ ही साथ 20 के साथ साथ मैं 50 से 60 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, जिन्हें मैं हर क्लास में सुनता भी रहता हूँ और रिपीट करता रहता हूँ, जिससे अगर आप उन्हें सुनेंगे ही तो आपको वो सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक कीजिएगा और एक कमेंट करना ना भूलें, और जो भी आपके साथी हैं सभी को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिएगा, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना चलाई जा रही है। कब से चलाई जा रही है योजना? तो देखिएगा 2009 से इस योजना को चलाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान शाह के सेनापति का नाम क्या था? तो देखिएगा, मान शाह जी की सेनापति की अगर हम बात करें तो इनके सेनापति का नाम नंदी था। थोड़ा सा मान शाह जी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिएगा, मान शाह जी के अगर हम बारे में बात करूँ तो ये पवार वंश के 44वें राजा थे। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने मानपुर एक नगर भी बसाया था, ये भी आपको याद कर लेना है। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक राजा हुए हैं चंद वंश के राजा, जिनका नाम है लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि चंद वंश के महत्वपूर्ण राजा है। तो इन लक्ष्मी चंद ने मान शाह जी के समय लगभग 7 बार आक्रमण किया था गढ़वाल क्षेत्र में, लेकिन 7 बार हार का मुंह देखना पड़ा था लक्ष्मी चंद को। हालांकि 8वीं बार में एक आंशिक विजय प्राप्त हुई थी लक्ष्मी चंद जी को। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, बीडी पांडे का नाम सुना होगा अपने, बद्रीदत्त पांडे। इन बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार ही बताया गया है कि मान शाह के सेनापति का नाम नंदी था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनके समय में एक बड़े फेमस कवि रहे हैं, जिनका नाम है कवि भरत। आपने नाम सुना होगा कवि भरत जी का। तो कवि भरत जी से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। इन्होंने एक रचना लिखी है मानवोदय काव्य। मानवोदय काव्य को लिखा है कवि भरत जी ने, और इस मानवोदय काव्य की जो आपकी भाषा रही है वो संस्कृत भाषा रही है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस मानवोदय काव्य में ही मान शाह को सूर्य के समान तेजवान बताया गया है और राजा बलि के समान दानवान बताया गया है। तो क्वेश्चन कई प्रकार से बनेगा कि कवि भरत की पुस्तक मानवोदय काव्य में या मानवोदय रचना में सूर्य के समान किस राजा को माना गया है? मान शाह को। उसके बाद बीडी पांडे के अनुसार मान शाह के सेनापति कौन थे? नंदी थे। उसके साथ ही साथ देखिए, भरत कवि जो थे, कवि भरत, इनसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। देख, कवि भरत जी को एक उपाधि दी थी ज्योति कराय की। ज्योति कराय की उपाधि जहांगीर महोदय जी ने कवि भरत को दी थी। बाकी मान शाह जी अकबर और जहांगीर जी के समकालीन थे। साथ ही साथ चंद वंश राज्य में हम चलेंगे तो लक्ष्मी चंद के समकालीन थे। ये सारे ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ कि रिवीजन वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 3 है, पवार शासन में संदेश वाहक को क्या कहा जाता था? तो देखिएगा, पवार शासन व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही तय है और आ जाते हैं पवार शासन व्यवस्था से। तो अभी मैं सारी शासन व्यवस्था इसकी रिवाइज कराऊंगा। तो यहाँ पर संदेश वाहक की बात चल रही है, तो पवार शासन में बच्चों संदेश वाहक कहा जाता था चणू को। उसके साथ ही साथ कुछ अन्य भी प्रशासनिक पद थे जिनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिएगा, पवार शासन काल में जो सर्वोच्च मंत्री होता था, सबसे उच्च मंत्री बच्चों जो होता था, उसे मुख्तार कह देते थे या वजीर कहकर पुकारते थे। सिंपल सा वन लाइन में क्वेश्चन बनेगा
कि पवार वंश में जो सर्वोच्च मंत्री होता था उसे क्या कह कर पुकारते थे, या तो वजीर या मुख्तार। उसके बाद में जो पवार वंश की राजधानी होती थी, कई बार हालांकि चेंज भी हुई है, पवार वंश की राजधानी आपके चांदपुर गढ़ भी रही है और देवलगढ़ भी रही है और आपका श्रीनगर भी रही है, तो कई बार परिवर्तित होती रही है। तो जो राजधानी की सुरक्षा करता था बच्चों उसे कहा जाता है गोलदार, ये भी आपको याद रख लेना है। बाकी जो परगना होते थे, परगने बटे हुए थे उस समय पवार कालीन राज में, तो परगने का शासक होता था फौजदार। तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि फौजदार किसका शासक था, तो परगने का शासक फौजदार और राजधानी का सुरक्षा जो करता था वो होता था गोलदार। उसी के साथ परगने से जो राजस्व वसूलता था उसे थोकदार कहा जाता था। उसके बाद में जो राज्य की आय का प्रमुख साधन था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो सिरती कर होता था या भूमि कर होता था। उसके बाद में एक आपको याद करके चलना है कि आय व्यय का लेखा जोखा जो अधिकारी रखता था उसे दीवान कहा जाता था। उसके बाद में एक और आपको याद कर लेना है, तिहाड़ क्या था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि पवार शासनकाल में तिहाड़ क्या था। तो जो पवार वंशीय राजा थे वे कृषि उपज का 1/3 भाग लिया करते थे और इसे ही पवार वंश में तिहाड़ भी कहा गया है, तिहाड़ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्वासी पत्रिका कैसी है। तो पहला सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, पूर्वासी पत्रिका कहाँ से निकलती थी, यह निकलती है आपके अल्मोड़ा क्षेत्र से निकलने वाली एक पत्रिका है जो कि एक वार्षिक पत्रिका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए। तो दोनों तरह से आएगा, पूर्वासी कहाँ से निकलती है, अल्मोड़ा से, और कैसी पत्रिका वार्षिक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जन्मों पुण्यों के नाम से जाना जाता है किस त्योहार को। तो देखिएगा बच्चों, जन्मों पुण्यों के नाम से जाना गया है वह रक्षाबंधन को जाना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। हमारे क्षेत्र में श्रावण माह में जो ब्राह्मण होते हैं वो अपने यजमानों के यहाँ जाते हैं, जो उनके यजमान है जैसे क्षत्रिय है तो उनके यहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर यज्ञ वगैरह करते हैं और उन्हें एक प्रकार से रक्षा हेतु और उपाय बताते हैं। इसके बदले में जो उनके यजमान होते हैं क्षत्रिय लोग वो उनको दान दक्षिणा देते हैं। साथ ही साथ गांव में जो गांव वाले क्षेत्र हैं उन गांव क्षेत्रों में रक्षाबंधन को जन्म पुण्य कहा जाता है और जो महिलाएं होती हैं वे अपने भाई के राखी बांधती हैं इस दिन। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तालेश्वर अभिलेख की खोज कब हुई थी। तो तालेश्वर अभिलेख की खोज 1935 के समय हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कत्यूरी राज में सेना के कितने प्रकार थे। तो देखिएगा कत्यूरी राज में जो सेना के कुल प्रकार थे वो 4 प्रकार थे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 4 प्रकार किस प्रकार से थे, तो देखिएगा एक जो सेना थी वो थी आपकी पदातिक, एक सेना थी हमारी पदातिक जिसमें सारे सैनिक जो थे तो पैदल चलते थे। कत्यूरी काल में जो पदातिक सेना थी उसमें बच्चों कैसे चलते थे सैनिक, पैदल। उसके बाद में थी अश्वारोही, अश्वारोही देखिए नाम से पता चला, अश्व घोड़ा और रोही उस पर बैठ के चलने वाले। तो अश्वारोही जो थी वो आपके घोड़ों से चलने वाली सेना थी और इसका जो मुखिया कहलाता था अश्वारोही सेना का वह अश्व बलाधिकृत। जो अश्वारोही सेना थी इसका मुखिया कहलाता था अश्व बलाधिकृत और जो पदातिक सेना थी कत्यूरी काल में उसका मुखिया कहलाया जाता था गोल्लिक। उसका जो तीसरी सेना थी वह थी गजारोही, देखिएगा नाम से पता लग रहा है गजारोही। तो गजारोही जो सेना थी इसका मुख्य सेनापति कहलाता था हस्ती बलाधिकृत। सिर्फ हस्ती बोलेंगे हाथी को, या गज भी हाथी होता है तो हस्ती बलाधिकृत किसका मुख्य सेनापति था, गजारोही सेना का, और अश्व बलाधिकृत था अश्वारोही का, और गोल्लिक था पदातिक का। उसका ना 4वीं जो सेना थी वो थी उष्ट्रारोही। देखिए उष्ट्रारोही की हम बात करें तो ऊंट पे भी कुछ सेना चलती थी और उसका मुखिया होता था उष्ट बलाधिकृत। तो ये अलग अलग भागों में बटा हुआ था और इन सभी का मुखिया एक सबका भी होता था। इन चारों सेनाओं का जो मुखिया होता था उसे कहा जाता था हस्त या सर्वोष्ट, हस्त्या सर्वोष्ट बलाधिकृत। ये सारी ही सेनाओं का मुखिया होता था, एक हेड। एक अलग अलग बटे होते थे, उसके बाद इन सभी का भी मुखिया होता था हस्त या सर्वोष्ट बलाधिकृत उसे कहा जाता था। तो ये ऐसे फैक्ट है जो बहुत डेप्थ में जाकर आपके एग्जाम में मालूम करेंगे और अधिकांश छात्र ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, IIM काशीपुर की स्थापना कब हुई। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट या भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना काशीपुर में जो था उसकी कब हुई थी। तो बच्चों इसकी स्थापना 2011 में हुई थी और काशीपुर जो पड़ता है हमारा US नगर जिले में पड़ता है, यानी कि उधम सिंह नगर में। बाकी इस IIM काशीपुर के एकमात्र उत्तराखंड में है ये। जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है वो है आपके ध्रुव M साहनी, याद रखना है।
काशीपुर आईआईएम के वर्तमान अध्यक्ष हैं ध्रुव एम साहनी और निदेशक है कुलभूषण बलूनी। ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके चलने हैं। बाकी काशीपुर की मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। देखिए काशीपुर की जो स्थापना की थी वह 1639 में काशीनाथ जी ने की थी बद्रीधर पांडे जी के अनुसार। उसके बाद हम बात करें काशीपुर में राज्य की सबसे पहली सूती मिल लगाई गई थी, पहली भांग की फैक्ट्री काशीपुर में ही लगी थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो काशीपुर का पुराना नाम गोबीसाण है और उज्जैनी नगर भी कहा जाता है, उद्योगों की नगरी भी काशीपुर को कहा गया है। बाकी मैं बात करूँ तो द्रोण ताल आपको यहीं मिल जाएगा, गिरिताल आपको यहीं मिल जाएगा। बाकी एक बड़ा फेमस मेला है जो चैत्र माह में लगता है, जिसे हम चैती मेले के नाम से जानते हैं। तो चैती मेला काशीपुर में स्थित वाल सुंदरी देवी के मंदिर पे लगता है। बाकी इसमें बड़ा अच्छे से एक प्रकार से जोर शोर या उल्लास से एक जनजाति है आपकी बॉक्सा जनजाति, जो भाग लेती है इस आपके मेले में, चैती मेले में। उसके बाद अगर हम बात करें काशीपुर के बारे में तो देखिएगा काशीपुर में आपका मोतेश्वर महादेव आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको अगर हम बात करें तो तुमरिया बांध आपको काशीपुर क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुके हैं, तो सारे फैक्ट आपको याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है रानी का चबूतरा कहाँ स्थित है। तो बच्चों रानी का चबूतरा जो स्थित है वह हमारा चंपावत में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रानी का चबूतरा चंपावत। बाकी चंपावत से थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ। चंपावत की अगर हम बात करें तो राज्य का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के मामले में। ललितधुरा मेला यहीं पर लगता है, देवीधुरा मेला यहीं पर लगता है, अद्वैत आश्रम भी यहीं पर है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो झिलमिल ताल यहीं पर है, श्याम ताल भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा हिडिंबा देवी मंदिर यहीं पर है, हिडिंबा आश्रम यहीं पर है, खटोचकच मंदिर भी आपको चंपावत में ही देखने को मिल जाएगा। भाई क्रांतेश्वर पर्वत यहीं पर है, चंपावत में हमारे क्रांतेश्वर पर्वत भी स्थित है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो चंपावत के बारे में तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में, ये मैं आपको बता चुका। बाकी और भी फैक्ट है, समय समय पर मैं आपको बताता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 है झंडी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो झंडी महोत्सव की हम बात करें बच्चों तो रुद्रपुर में मनाया जाता है। रुद्रपुर की मैं बात करूँ तो देखिएगा उधम सिंह नगर में एक ये नगर निगम है जो 2013 में नगर निगम बना था। बाकी रुद्रपुर को बसाने का श्रेय जाता है चंद्रवंशीय राजा रुद्रचंद जी को। बाकी अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा रुद्रपुर कल्याणी नदी के तट पर स्थित है। अटरिया मंदिर रुद्रपुर में है, अटरिया मेला भी रुद्रपुर में ही लगता है। ये वो फैक्ट हैं जो बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है छोटी बिलायत के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिएगा बच्चों छोटी बिलायत के नाम से जाना गया है नैनीताल जिले को। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। छोटी बिलायत, खड़देश, त्रिऋषि सरोवर, सरोवर नगरी, झीलों की नगरी, ये सारे ही नाम आपको नैनीताल के देखने को मिलेंगे। बाकी हमारा हाई कोर्ट कहाँ पर है, नैनीताल में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान भी आपको नैनीताल में ही देखने को मिल जाएगा। बाकी बहुत चीज़ें नैनीताल में। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 है रामगढ़ को रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या नाम दिया। तो रामगढ़ को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हिमंती गार्डन नाम दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखिए रामगढ़ की मैं बात करूँ तो ये आपका नैनीताल क्षेत्र में पड़ता है रामगढ़। रामगढ़ को कुमाऊं में फलों का कटोरा भी कहा जाता है। रसीले फल सेब नाशपाती के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ में आपको गागर स्थान देखने को मिल जाएगा। महादेवी वर्मा संग्रहालय भी आपको रामगढ़ में ही मिलेगा। साथ ही साथ शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय भी आपको रामगढ़ में मिलेगा। वर्ष 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी रामगढ़ आए थे और उसी समय इन्होंने रामगढ़ को हिमंती गार्डन कहकर पुकारा था। बाकी गीतांजलि पुस्तक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, उसका कुछ अंश उन्होंने इस रामगढ़ क्षेत्र में लिखा है। तो ये फैक्ट सारे आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है उमंग कला संस्थान कहाँ पर स्थित है, या उमंग कला संस्थान कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिएगा उमंग कला संस्थान हमारा नैनीताल जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है राज्य का पहला पैराशूटिंग रेंज कहाँ बनाया गया। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो राज्य का पहला पैराशूटिंग रेंज बनाया गया था रायपुर में, रायपुर देहरादून में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है गौरापंत शिवानी को हिंदी सेवा निधि सम्मान कब मिला। तो देखिएगा गौरापंत शिवानी जी को हिंदी सेवा निधि सम्मान जो मिला था वह वर्ष 1997 में मिला।
तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए गौरवपंत सिवानी जी की अगर मैं बात करूँ तो इन्हें और भी कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा 1979 में इन्हें अवार्ड मिला था भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान, 1979 में। उसके बाद 1981 में इन्हें पुरस्कार मिला बच्चों पद्मश्री, 1981 में पद्मश्री मिला। 1994 में इन्हें अवार्ड मिला था महादेवी वर्मा सम्मान, और 1995 में इन्हें अवार्ड मिला था सुब्रमण्यम पुरस्कार, और 1997 में बता ही चुका हूँ हिंदी सेवानिधि सम्मान। बाकी इनका जन्म हुआ था 1923 में गुजरात के राजकोट में। बाकी ये मूल निवासी अल्मोड़ा की है। कुछ इनकी रचनाएं हैं जैसे विष कन्या, केंजा, गहरी नींद, 14 फेरे, भैरवी, करिए क्षमा, ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इनके रचनाओं के, और ये आपके जो है हिंदी वाले पोर्शन में भी आपको दे रखी है, तो इन्हें आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 है यमुनोत्री मंदिर का अंतिम मोटर अड्डा कौन सा है? तो यमुनोत्री मंदिर आपका उत्तरकाशी में यमुना नदी के बाएं तट पर स्थित है, सभी इसे जानते होंगे। तो यमुना मंदिर का जो अंतिम मोटर अड्डा आएगा, तो अंतिम मोटर अड्डे की मैं बात करूं बच्चों तो ये आएगा हमारा हनुमान चट्टी, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अगर अंतिम पड़ाव वो मालूम कर लेता कि यमुनोत्री मंदिर का अंतिम पड़ाव कौन सा है तब आता जानकी चट्टी, लेकिन यहाँ पर पहुंचा मोटर अड्डा तो आपको हनुमान चट्टी लगा देना है, और अंतिम पड़ाव आ जाए तो जानकी चट्टी आपको लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 17 है पुजियार गार्ड, यानी कि गार्ड देखो नदी को बोल देते हैं पुजियार नदी है, पुजियार गार्ड किसकी सहायक नदी है? तो बच्चों ये सहायक नदी है हमें यमुना की। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि पुजियार घाट किसकी सहायक नदी है? यमुना की ये सहायक नदी है। यमुना की मैं बात करूँ तो देखिएगा 136 किलोमीटर कुल लंबाई है प्रदेश में यमुना की। ये आपके निकलती है हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदी है, जो आपकी यमुनोत्री कांठा से निकलती है, बंदरपूछ के समीप यमुनोत्री कांठा से। उसके बाद देखिएगा याद रखना है इसमें एक आसन नदी मिलती है देहरादून के रामपुर मंडी क्षेत्र में, तो आसन भी यमुना की सहायक है। कुछ अन्य सहायक नदियां हैं जैसे ऋषि गंगा है, हनुमान गंगा है, कृष्ण गाड नदी है, कमल गाड नदी, और बाकी बनाड़, खुतनू, मुंगरा, बरनी और भद्री, आसन, ये सारी जो नदियां हैं सहायक में यमुना की हैं। बाकी देखिए कालिंदी कहा जाता है यमुना को, सूर्य की पुत्री कहा जाता है, और यम की बहन कहा जाता है यमुना नदी को। क्वेश्चन नंबर 18 है राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये तो एक बच्चा उत्तराखंड का जानता होगा जो सीरियसली तैयारी करा होगा। तो राज्य की सबसे लंबी नदी काली नदी है, जिसकी लंबाई कुल 252 किलोमीटर है। काली नदी को हम शारदा के नाम से भी जानते हैं नेपाल वाले क्षेत्र में, और ये आपका बरमदेव मंडी जो क्षेत्र पड़ता है चंपावत टनकपुर के पास, वहाँ से नेपाल में प्रवेश कर जाती है। बाकी काली नदी की मैं बात करूँ तो देखिएगा पिथौरागढ़ में लिपुलेख दर्रे के समीप काला पानी नामक स्थान से काली नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 19 है उत्तराखंड पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? यानी किसके द्वारा उत्तराखंड पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन का उद्घाटन या स्थापना की गई? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये देखिएगा अलकनंदा अशोक जो हमारे पुलिस महानिदेशक है उनकी पत्नी अलकनंदा अशोक जी के द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन 19 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है उत्तराखंड का पहला लोक देवता म्यूजियम या फोल्क गॉड म्यूजियम की हम बात करें, इसका कहाँ पर ये बनेगा? तो ये बनेगा देखिएगा आपका अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखिएगा ये थी आज की हमारी वीडियो, और इसी प्रकार रेगुलर चलती रहेगी। अगर आपके लगातार कमेंट्स आते रहेंगे और आप लगातार इन वीडियो को देखेंगे और शेयर करेंगे तो ऐसे ही आपका लगभग 60 दिन है आपके पास, ये जब तक चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। और उसके बाद वीडियो का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, बंदी रक्षा का एग्जाम है, लोअर पीसेस का है, पीसेस का, सभी के लिए चलाई जाएगी क्लासेस। तो इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। आज के लिए इतने ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।